हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ ले ह्यूमैनिटीज। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस का एक और नया चैप्टर विच इज कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। आई अंडरस्टैंड कि आप में से काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि दीदी हाफ ईयरली आने वाले हैं, प्लीज ये चैप्टर करा दो। तो फाइनली हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया क्लास को, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए। अच्छा, एक और चीज, आप में से काफी सारे बच्चों को मे बी ये डाउट हो कि ये चैप्टर सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि जो ऑफिशियल सिलेबस आया उसमें कहीं प्रॉपरली ऐसे नहीं लिखा कि ये चैप्टर करना है, पर सिलेबस में ये तो लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब पता होना चाहिए। ये चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, इसे स्किप नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो आई होप सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर को। ठीक है, तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आप क्या समझोगे? आप समझोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है। ठीक है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बदलना आसान होता है, मुश्किल होता है, ये सारी कुछ चीजें यू विल एक्सप्लोर इन डिटेल इस चैप्टर में। ठीक है, तो आफ्टर स्टडीइंग दिस चैप्टर, जब तक हमारा ये चैप्टर खत्म होगा, किन टॉपिक्स के ऊपर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको ये समझ आएगा कि हमारा जो इंडिया का संविधान है वो जरूरतों के हिसाब से टाइम के साथ थोड़ा बहुत बदल सकता है। ठीक है, और क्या आपको समझ आएगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद? आपको समझ आएगा कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी का सिस्टम है, अपना जो जुडिशरी का सिस्टम है, जुडिशरी मतलब कोर्ट्स का, जजेस का जो सिस्टम है, जुडिशरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में और इंटरप्रेट करने में। क्या मतलब होता है इंटरप्रेट का? इंटरप्रेट मतलब समझाना कि संविधान में क्या लिखा है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स कुछ कुछ लिखकर तो चले गए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें उन्होंने लिखी तो हैं, पर उन्होंने जो लिखा है उसे एग्जैक्ट तरीके से समझना, ठीक है, लोगों तक वो बात पहुंचाना, समझाना, ये हमारे जुडिशरी का काम होता है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये भी समझ आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इवॉल्व होता रहता है। ठीक है, तो अगर हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है तो जाहिर सी बात है संविधान को भी साथ ही साथ चेंज होना ही होगा। ठीक है, तो इन कुछ चीजों में आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिलेगी इस चैप्टर के बाद। ठीक है, चलो, तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया इस चैप्टर में क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। आर कॉन्स्टिट्यूशंस स्टैटिक? ठीक है, स्टैटिक वर्ड का क्या मतलब होता है? जैसे आप में से काफी सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने सुना होगा कि यूपीएससी के सिलेबस में कुछ चीजें स्टैटिक आती हैं, करंट अफेयर्स आते हैं। तो स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो ना बदले। ठीक है, तो सिलेबस का ऐसा हिस्सा जो बदलता ही नहीं है उसे हम कहते हैं स्टैटिक। ठीक है, तो आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक का मतलब है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है जो फिक्स्ड है, जो कभी बदलेगी नहीं। ठीक है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक नहीं होता। ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट में तो समझेंगे ही, बाकी आप ये भी देखोगे कि और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने बार बार ओवर टाइम संविधान को चेंज करा है। जैसे अगर हम बात करें सोवियत यूनियन की, तो सोवियत यूनियन ने क्या करा है, 74 ईयर्स के अंदर अंदर इन्होंने अपने संविधान को 4 बार बदला। 1918, 1924, 1936 और 1977 में इन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला एंड दे वर फॉर डिफरेंट रीजंस। ठीक है, जैसे एक बार तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट पार्टी संभालती थी सब कुछ। थोड़े साल के बाद क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी हट गई। ठीक है, उसकी पावर कम होने लगी, तो जो नेक्स्ट पार्टी आई उसने क्या करा, उसने पूरे संविधान को ही बदल दिया। ठीक है, तो फॉर वॉट एवर रीजन, इट कैन बी पॉलिटिकल, इट कैन बी इकोनॉमिकल, फॉर वॉट एवर रीजन लोग अपने संविधान को बदल देते हैं। जैसे हमारे बुक में तो सोवियत यूनियन का दे रखा है, मैं अगर आपको थोड़ा और एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दूं तो नेपाल में भी ऐसा हुआ था। नेपाल में बहुत पहले किंग का सिस्टम हुआ करता था, तो जब किंग का सिस्टम था तो उनके संविधान में अलग अलग चीजें लिखी थी, किंग सेंट्रिक था वो संविधान। कुछ टाइम के बाद नेपाल के लोग थोड़े से थक गए, उन्होंने कहा कि राजा नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने संविधान को फिर से बदला, इस बार राजा को हटा दिया संविधान में से। ठीक है, तो संविधान फॉर वॉट एवर रीजन चेंज हो सकता है। तो ये तो बाकी कंट्रीज की बात हो गई। वापस आ जाओ, इंडिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे इंडिया में संविधान 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था, मतलब तैयार हो गया था।
पर हमने इंप्लीमेंट कब करना स्टार्ट करा अपने संविधान को? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी हमारे लिए हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट रही है, ठीक है। आपको पता ही होगा 26 जनवरी को हम लोगों ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में बात करी थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि नवंबर तो पास ही है जनवरी के, थोड़ा सा और रुक जाते हैं, 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं इसीलिए, ठीक है। चलो, तो 26 जनवरी को हमने 1950 को हमने इसे इम्प्लीमेंट करा। अच्छा, अब ये जो मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ ना, 26 नवंबर को अडॉप्ट करा, 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट करा, सुनने में बहुत बेसिक लग रहा है, पर अगर 1 मार्कर में आ जाता है तो तुम लोग फंस मत जाना, ठीक है। तो इसे याद कर लो, कहीं पे लिख लो, ठीक है। चलो, तो 26 जनवरी 1950 से हम लोग अपने संविधान को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, बहुत साल हो गए हैं, और अब भी हमारा संविधान बढ़िया चल रहा है। तो इसका क्या मतलब है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा संविधान परफेक्ट है, इतना बढ़िया है कि हमें उसे बदलने की ही जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है? या क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग थे जिन्होंने अपना संविधान बनाया, वो इतने वाइज थे, वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने फ्यूचर का देखते हुए एक ऐसा संविधान बना दिया जो मतलब बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अब देखो, कुछ हद तक तो ये चीजें सही हैं, कुछ हद तक ये चीजें सही हैं कि अपना संविधान अच्छा है, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो भी बहुत वाइज थे, उन्होंने सोच समझ के संविधान को बनाया। तो कुछ हद तक ये चीजें सही हैं, ठीक है। पर दैट बीइंग सेड, आपको ये चीज याद रखनी है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज या कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है ना। तो अपना संविधान भी परफेक्ट नहीं है, इवन दो हमारा संविधान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वाइज लोगों ने हमारा संविधान बनाया है, बट स्टिल वी कैन नॉट से कि हमारा संविधान परफेक्ट चल रहा है। तो आपको याद रखना है, नो डॉक्यूमेंट कैन बी सच दैट इट नीड्स नो चेंज। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा कोई संविधान ही नहीं है जिसे हम पॉइंट आउट करके बोल पाएं कि भाई ये संविधान बढ़िया है, परफेक्ट है, ये आने वाले 1000 साल चल जाएगा, ठीक है। तो आर कॉन्स्टिट्यूशन इज नो एक्सेप्शन, हमें भी टाइम आफ्टर टाइम जरूरत पड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की, ठीक है। One of the answer to such question is that our constitution accepts necessity of modification according to changing needs of the society, ठीक है। तो अब अगर हम वापस चलें, सोवियत यूनियन के बारे में डिस्कस करें, तो सोवियत यूनियन के लोगों को 4-5 बार अपने संविधान को बदलना पड़ा था, है ना। हम अपने संविधान में अमेंडमेंट तो ले आते हैं, पर हमने पूरा संविधान तो नहीं बदला। तो क्या कारण है कि सोवियत यूनियन को पूरा संविधान बदलना पड़ गया, पर हम पूरा संविधान नहीं हटाते? इसका एक कारण यह है कि हमारा जो संविधान है वो चेंज को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। हमारे संविधान को इस तरीके से हमने बनाया है कि टाइम के साथ हम लोग संविधान को बदल सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो 2 वर्ड्स आप लोग पढ़ोगे अभी इस चैप्टर में, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ताकि जब आगे आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। एक है फ्लेक्सिबिलिटी, एक है रिजिडिटी। फ्लेक्सिबिलिटी शब्द का मतलब होता है कि आप संविधान को आसानी से बदल पा रहे हो, रिजिडिटी शब्द का मतलब होता है कि आप संविधान को नहीं बदल पा रहे, ठीक है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं रिजिड, मतलब उनको बदलना बहुत मुश्किल होता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं फ्लेक्सिबल, मतलब उनको बदलना थोड़ा आसान होता है। हमारे इंडिया का जो संविधान है वो कुछ हद तक फ्लेक्सिबल है और कुछ हद तक रिजिड भी है, ठीक है। हम एक बैलेंस बनाते हुए चल रहे हैं। तो हमें पूरा संविधान हटाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमारा संविधान कुछ हद तक फ्लेक्सिबल है, वी कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इन एनी सोसाइटी, दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन वुड फेस वन कॉमन चैलेंज, ठीक है। कह रहे हैं कि किसी भी सोसाइटी में जब लोग संविधान बनाते हैं ना, तो वो लोग एक कॉमन चैलेंज, एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्या है वो कॉमन चैलेंज? अब मान लो जैसे एक संविधान है जो 1950 में बना, ठीक है। मान लो कोई एक संविधान है जो 1950 में बना, है ना। तो 1950 के अराउंड जो लोग हैं वो लोग उस संविधान को बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो संविधान होगा, इस संविधान में 1950 के टाइम के प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा बोला जाएगा, है ना। मान लो 1950s में इंडिया में गरीबी बहुत है, तो हमारे संविधान में क्या होगा, गरीबी को हटाने के तरीके थोड़े ज्यादा होंगे, है ना। मान लो 1950 में सोसाइटी में भेदभाव बहुत है ना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, सोसाइटी में से
गरीबी या फिर भेदभाव, ये सब हटाने के प्रोविजंस ज्यादा होंगे। अब मान लो 100 साल के बाद 100 इयर्स लेटर सोसाइटी में एक अलग प्रॉब्लम आ गई। मान लो 100 इयर्स लेटर सोसाइटी में एक प्रॉब्लम आ गई कि अब गरीबी तो नहीं है, ठीक है, अब क्या है, अब कोई और प्रॉब्लम है, अब एजुकेशन नहीं है, ठीक है, पर ये वाला जो संविधान है ये तो गरीबी को हटाने के लिए बना था, इसमें एजुकेशन के बारे में ज्यादा लिखा नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमें थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत ही वाइज लोग थे, वो फ्यूचर का देखकर चल रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा नहीं करा कि एक ही प्रॉब्लम से सेंट्रिक पूरा संविधान बनाया, वो थोड़ा फ्यूचर का देख के चल रहे थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ फ्रोजन एंड अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट, आपको याद रखना है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन को कभी एक ऐसा डॉक्यूमेंट मान के नहीं चलना जो फ्रोजन है, जो परमानेंट है, जो कभी बदल नहीं सकता, ठीक है। आपको ऐसे मानना है कि जो संविधान है वो हम इंसानों ने बनाया है, और आपने सुना ही होगा ना, हम लोग परफेक्ट नहीं होते, है ना, हम लोग गलतियां करते हैं, विच इज कंप्लीटली फाइन, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम लोगों ने कुछ बनाया तो वो चीज भी परफेक्ट नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां उसमें निकल ही आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि संविधान हमारा फ्रोजन और अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट है, इंसानों ने बनाया है, इसे रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, इसे बदलाव की जरूरत पड़ेगी, री एग्जामिनेशन की भी जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, लोगों के ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस दिखते हैं, ठीक है। जैसे अगर इंडिया का ड्रीम है कि हमें इक्वालिटी की तरफ बढ़ना है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ मिलेगा कि इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, सारे लोग इक्वल हैं, है ना। इट मस्ट ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्रेमवर्क फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए भी एक टूल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन होंगे, हमारे पूरे गवर्नमेंट का सिस्टम, फ्रेमवर्क, ये सारी चीजें भी संविधान में समझाई जाएंगी। तो ये जो रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम इसे कहते हैं ड्यूअल रोल, ठीक है, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस भी पता चल रही है लोगों की, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी का पूरा स्ट्रक्चर भी समझाया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये सब सुनने के बाद मे बी आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हो, इज इट सो सीक्रेट दैट नोबडी एवर कैन चेंज इट, क्या हमारा जो संविधान है क्या वो इतना सीक्रेट है, इतना डिवाइन है कि कोई उसे कभी चेंज ही नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा कि रिजिड का तो मतलब यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकते, है ना। पर हमने साथ ही साथ ये भी पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन को कभी कभी फ्लेक्सिबल भी कह देते हैं। तो आपके दिमाग में मे बी ये भी क्वेश्चन आ रहा हो, तो फिर क्या संविधान इतना ऑर्डिनरी है कि कोई भी आके उसे एक ऑर्डिनरी लॉ के साथ बदल सकता है, ठीक है। तो इट इज फाइन टू हैव ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन इतना सीक्रेट है कि उसे बदल नहीं सकते, या फिर क्या कॉन्स्टिट्यूशन इतना ऑर्डिनरी है कि कोई भी एक लॉ पास करके उसे बदल देता है, ठीक है। तो हमारे, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफी हद तक बैलेंस्ड है, ठीक है। कुछ चीजें हैं हमारे संविधान में जिसे कोई बदल ही नहीं सकता, एंड इट इज फॉर अ गुड रीजन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उठा लो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम सारे लोग बराबर हैं, है ना, हम सारे लोग इक्वल हैं, एंड इक्वालिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद 1000-2000 साल के बाद भी नहीं बदलना चाहिए, है ना। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को कोई नहीं हटा सकता कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो इस मामले में अपना संविधान रिजिड है, ठीक है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे संविधान में हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी, तो रिजर्वेशन का आपको सिस्टम पता है ना। तो इनिशियली जब हमने रिजर्वेशन का सिस्टम स्टार्ट करा था ना, हमारा कोई प्लान नहीं था कि पूरी जिंदगी चलाएंगे रिजर्वेशन को। हमने सोचा कि जब तक जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं, जब तक ये एम्पावर नहीं हो जाते तब तक रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। तो हमने कुछ 10-20 साल तक रिजर्वेशन दिया, ठीक है। फिर 10-20 साल खत्म हो गए, तो हमने क्या करा, हमने अमेंडमेंट करके कहा कि कोई बात नहीं, फिर से रिजर्वेशन लगा दो, ठीक है। तो ऐसे मामलों में अब ये ऐसी चीज है जो टाइम के साथ बदल सकती है, हो सकता है 10 साल के बाद शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोग सारे एम्पावर हो जाएं, तो शायद हम रिजर्वेशन हटा भी दें। अब वो एक कंप्लीटली अलग डिस्कशन है, रिजर्वेशन हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। बट मैं ये बता रही हूँ कि ये कोई एक ऐसी चीज है जिसे आप अमेंड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अप्रोचेस,
कुछ मामलों में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टैटिक है, वो चेंज नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड कुछ मामलों में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि आप उसे आसानी से बदल सकते हो। ठीक है, दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं और ये भी समझ लिया कि थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकते। अब मान लो मुझे संविधान बदलना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हाउ टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें लगता है कि संविधान में कुछ गलत है या कुछ चेंज लाना है, तो हम वो चेंज कैसे ला सकते हैं? ठीक है, व्हाट इज द एग्जैक्ट लीगल प्रोसीजर जो कि हमें फॉलो करना होता है। पार्लियामेंट में क्या होता है जब हम संविधान को बदलने निकलते हैं, वो जरा समझते हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार आर्टिकल 368 हमारे बुक्स में दे रखा है, मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग सुनो, उसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पार्लियामेंट में in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article। ठीक है, तो आर्टिकल 368 में क्या कहा है कि हमारे जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो संविधान को बदल सकते हैं। ठीक है, वो संविधान में कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ रिपील मतलब कुछ हटा सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी करते जा रहे हैं, दे हैव टू फॉलो अ प्रॉपर प्रोसीजर जो कि हमारे संविधान में बताया गया है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी वाला तो मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, हाँ, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, हाउ टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, उन तीनों तरीकों को हम देखते हैं। एक को हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है? जब कोई ऑर्डिनरी लॉ बन रहा होता है ना, जब कोई ऑर्डिनरी कानून बन रहा होता है, तब भी हम लोग सिंपल मेजॉरिटी से वोट करते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, तो सिंपल मेजॉरिटी क्या है? पार्लियामेंट में जितने भी लोग हैं उनमें से अगर आधे से ज्यादा लोग हाँ बोल देते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? इसे हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। तो हमारे आर्टिकल 368 में बता रखा है कि संविधान में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अगर आप चेंज करना चाहो तो आपको पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी दिखानी होगी। अभी के लिए सुन लो स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, बस 2 मिनट में टॉपिक आएगा पूरा, तब हम इन डिटेल समझेंगे क्या होता है। ठीक है, अब एक और तरीका होता है संविधान को चेंज करने का। कुछ चीजें हमारे संविधान में ऐसी हैं, अगर आपको उन्हें चेंज करना हो तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी तो लानी ही पड़ेगी पार्लियामेंट में। साथ ही साथ और क्या करना होगा? आपको इंडिया में आधे स्टेट्स, हाफ स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स में सिंपल मेजॉरिटी के साथ पावर दिखानी होगी। ठीक है, तो फिर से सुनो क्या क्या तरीके हैं संविधान को अमेंड करने के। एक तो है सिंपल मेजॉरिटी ले आओ पार्लियामेंट में। ठीक है, इजी। दूसरा तरीका क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी ले आओ। ठीक है, तीसरा तरीका क्या? अब ये थोड़ा टफ तरीका है, स्पेशल मेजॉरिटी भी लाओ, साथ ही साथ आधे से ज्यादा स्टेट्स लेजिस्लेचर को भी मनाओ कि वो अपने लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी के साथ वोट कर दें। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं हमारे संविधान को अमेंड करने के। ठीक है, चलो तो अब हम इन्हें थोड़ा इन डिटेल समझते हैं। ठीक है, चलो, फॉर अमेंडिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला वाला तरीका क्या था? सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी को हम लोग ज्यादा इन डिटेल डिस्कस नहीं करने वाले हैं, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी जैसा नाम से लग रहा है, पार्लियामेंट में जितने लोग हैं उनमें से अगर हाफ से ज्यादा लोग वोट कर देते हैं तो हम अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, जब ऑर्डिनरी बिल वगैरह पास होते हैं ना, तब पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी चलती है। कई बार ना हमारे संविधान में क्लियरली लिखा नहीं होता कि किस मेजॉरिटी के साथ वोट करना, तो हम मान लेते हैं कि कुछ नहीं लिखा तो सिंपल मेजॉरिटी चलाएंगे। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 368 के बारे में बात करते हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन and they apply to 2 different set of articles of the constitution। कह रहे हैं कि 2 स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर भी 2 तरीके हैं संविधान को अमेंड करने के। एक तरीका क्या है? नॉर्मल स्पेशल मेजॉरिटी ले आओ। ठीक है, और स्पेशल मेजॉरिटी होता क्या है? आपको लोकसभा में भी अलग से स्पेशल मेजॉरिटी दिखानी है, राज्यसभा में भी अलग से आपको स्पेशल मेजॉरिटी दिखानी है, तभी वो अमेंडमेंट पास होगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ लोकसभा में आपने पास कर दिया या सिर्फ राज्यसभा में पास कर दिया या जॉइंट सिटिंग लगा दी। सेपरेटली लोकसभा और राज्यसभा में आपको स्पेशल मेजॉरिटी दिखानी होगी, तभी आप संविधान के कुछ चीजों को चेंज कर सकते हो। ठीक है,
तो ये एक तरीका होता है अमेंडमेंट करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको स्पेशल मेजॉरिटी तो दिखानी ही है, साथ ही साथ आपको और क्या करना है, इंडिया के आधे से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर्स को मनाना है कि उन्हें अपने वहां सिंपल मेजॉरिटी के साथ सपोर्ट करना, ठीक है। चलो, तो अभी हमने बहुत बार स्पेशल मेजॉरिटी बोल दिया है, हम एक बार जल्दी से अब रिवाइज कर लेते हैं स्पेशल मेजॉरिटी होता क्या है। रिवाइज वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी आपके हर चैप्टर में है, हमने पहले भी पढ़ रखा है, जब हम एग्जीक्यूटिव जुडिशरी इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तब फिर से आएगा, तो बार बार आपको हर एक चैप्टर में स्पेशल मेजॉरिटी समझाया जा रहा है, ठीक है। चलो, तो स्पेशल मेजॉरिटी को हम लोग थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मान लो एट द टाइम ऑफ वोटिंग ऑन अ बिल, ठीक है, जब वोटिंग चल रही थी किसी बिल के ऊपर, तब उस टाइम पे क्या था, 247 मेंबर्स हाउस में प्रेजेंट है, ठीक है, 247 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और इनमें से सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ हम तो वोट देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर मैं कहूं कि 247 लोग हैं पार्लियामेंट में और ये सारे लोग दे आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, और मैं ये कह दूं कि पर हम स्पेशल मेजॉरिटी लगाएंगे, तो स्पेशल मेजॉरिटी लगाने का मतलब है कि एटलीस्ट कम से कम इनमें से 2/3 लोगों को हाँ भरनी होगी, तभी बिल पास होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि बिल तभी पास होगा अगर कम से कम 124 मेंबर्स सपोर्ट करें इस बिल को, ठीक है। तो ये होता है स्पेशल मेजॉरिटी कि जितने लोग हैं जो प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं, उनमें से 2/3 लोगों को हाँ बोलना होगा, तभी वो बिल पास होगा। अब ये सुनने में इजी लग रहा है, एक और ट्विस्ट होता है हमारे स्पेशल मेजॉरिटी में, ठीक है। अब स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, एक और कंडीशन होती है, जो टोटल स्ट्रेंथ है हमारे लोकसभा की, ठीक है, 545 जो टोटल स्ट्रेंथ है हमारे लोकसभा की, उनमें से एटलीस्ट हाफ लोगों को तो सपोर्ट करना ही है, साथ ही साथ वोटिंग के टाइम पर जितने लोग हैं पार्लियामेंट में, उसमें से भी 2/3 लोगों को सपोर्ट करना होगा, तभी बिल पास होगा। एक बार लोकसभा में कर लिया, बहुत ही हेक्टिक प्रोसीजर, ठीक है, अब भी बिल पास नहीं हुआ, अब फिर राज्यसभा में होगा। राज्यसभा में जो टोटल लोग हैं उनमें से हाफ लोगों को तो सपोर्ट करना ही है उस बिल को, साथ ही साथ जब राज्यसभा में एक्चुअल वोटिंग चल रहा होगा तो जितने लोग वोट देंगे उनमें से 2/3 लोगों को सपोर्ट करना होगा, तभी बिल पास होगा, ठीक है। तो मतलब सुनने में मे बी आपको आसान लग रहा हो, पर स्पेशल मेजॉरिटी लाना बहुत ही एक मुश्किल टास्क होता है किसी भी पार्लियामेंट में, ठीक है। चलो, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मस्ट अमेंड पास द अमेंडमेंट बिल सेपरेटली। इस चीज को के ऊपर ध्यान देना, ये तो सबको ध्यान रहता ही है कि लोकसभा में भी होगा, राज्यसभा में भी होगा, पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर दोनों हाउसेज में हो रहा है तो मे बी जॉइंट सेशन हो रहा हो, नहीं, लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग ये बिल पास होता है, ठीक है। तो इन लोकसभा 545 मेंबर्स होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया, तो 545 में से जो आधे लोग हैं उन्हें तो सपोर्ट करना ही होगा, उसके बाद वोटिंग टाइम में जितने लोग होंगे उसमें से 2/3 लोगों को ये बिल पास करना होगा, ठीक है। चलो, दिस मीन्स अनलेस देयर इज सफिशिएंट कंसेंसस ओवर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इट कैन नॉट बी पास्ड। तो स्पेशल मेजॉरिटी हमने इसीलिए लगाई है ताकि जब तक ज्यादातर लोग सही में संविधान बदलना नहीं चाहते तब तक कोई संविधान बदल ना पाए। तो हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उन्होंने भी एक बार बोला था कि अगर कोई पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी नहीं ला पा रही संविधान को बदलने के लिए, तो इसका मतलब ये होगा कि शायद वो जो अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं पब्लिक चाहती नहीं कि वो अमेंडमेंट आए, इसीलिए वो लोग स्पेशल मेजॉरिटी को अरेंज नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसीलिए हमने जानबूझ के इस प्रोसीजर को थोड़ा सा टफ सा बना रखा है, ठीक है। सो द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड अमेंडिंग प्रोसीजर इज दैट इट शुड बी बेस्ड ऑन ब्रॉड सपोर्ट। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि ब्रॉड लोगों को सपोर्ट करना होगा, बहुत सारी पब्लिक को मानना होगा कि हाँ सही में संविधान बदलने की जरूरत है, तभी हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी को ला पाएंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रैटिफिकेशन बाय स्टेट। स्पेशल मेजॉरिटी भी दो टाइप की थी, एक तो नॉर्मल जो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में खत्म हो जाती है, दूसरे टाइप की जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसमें क्या करना है, स्पेशल मेजॉरिटी लोकसभा और राज्यसभा में तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ तुम्हें इंडिया के आधे स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी मनाना होगा कि तुम भी सपोर्ट करो इस चेंज को, इस अमेंडमेंट को। अक्सर
इस टाइप का स्पेशल मेजोरिटी कब यूज होता है? जब हम इंडिया के फेडरलिज्म में कोई बदलाव लाते हैं। फेडरलिज्म का क्या मतलब है? इंडिया में ये जो सिस्टम है कि हमारा जो पूरा गवर्नमेंट है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो अगर आप इस रिलेशनशिप के बीच में कोई बदलाव लाना चाहते हो, है ना, जैसे मान लो आप स्टेट गवर्नमेंट को कमजोर करना चाहते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स देना चाहते हो, तो ये थोड़ा बहुत अनफेयर हो जाएगा। तो ऐसे चेंजेस लाने से पहले हम इंडिया में हाफ से ज्यादा स्टेट्स की मेजोरिटी चाहते हैं, ठीक है। जब तक वो हाँ नहीं भरते तब तक हम ऐसे बदलाव संविधान में ला नहीं सकते, ठीक है। तो ये पूरा आपको रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स टॉपिक में समझाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि हमने ना अपने संविधान को मतलब ऐसे इलॉजिकल सा भी नहीं बनाया, ठीक है। जैसे अगर मैं ये बोल देती कि इंडिया के सारे स्टेट्स को ही सपोर्ट करना पड़ेगा तो दैट इज एन इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है। काफी सारे स्टेट्स तो सही चीजों को सपोर्ट भी नहीं करेंगे कि ये ऑपोजिशन पार्टी है कह के, ठीक है। तो हमने कुछ हद तक थोड़ा बहुत आसान कर रखा है कि आधे स्टेट से ही तुम लोग मेजोरिटी जीत के दिखा दो, ठीक है। पर कुछ हद तक हमने टफ भी कर रखा है क्योंकि आधे स्टेट्स से भी ज्यादा मेजोरिटी लाना इन इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। चलो, तो यहां तक हमने स्पेशल मेजोरिटी समझ लिया, संविधान को अमेंड कैसे कर सकते हैं समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई हैव देयर बीन सो मेनी अमेंडमेंट्स। हमारे इंडिया में इतने सारे अमेंडमेंट्स क्यों चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जैसे एनसीईआरटी में थोड़ा पुराना डेटा दे रखा है, आई वांट कि आप लोग रिसर्च करो, गूगल वगैरह करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अब तक कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं हमारे संविधान में, ठीक है। तो अगर हम 2006 की बात करें, 26 जनवरी 2006 तक की बात करें, तो इंडिया में उस टाइम पर हम देखते हैं इन दीज 56 years it was amended 93 times। 56 years हो गए थे हमें संविधान को लाए हुए, एंड इतने years में ही 93 times हमने अपने संविधान को चेंज कर लिया था, ठीक है। अब 93 इज अ ह्यूज नंबर, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग संविधान के साथ शायद स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए बार बार हम चेंज कर रहे थे। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि पता नहीं क्यों 93 times हमने चेंज करा, है ना। तो अब हम थोड़ा इन डिटेल देखते हैं कि हमने क्यों संविधान को बार बार चेंज करा, ठीक है। तो हमारे बुक में ना 2 ग्राफ भी दे रखे हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, ठीक है। पहले ग्राफ में क्या बता रखा है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स मेड एवरी 10 years, हर 10 साल के अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, ठीक है। तो अगर आप देखो 1951 से 60 तक कुछ 7 times ऐसा अमेंड किया होगा, ठीक है। एंड अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो 71 से 80 के बीच में, 81 से 90 के बीच में संविधान को सबसे ज्यादा अमेंड करा था, ठीक है। सेकेंड ग्राफ में हमें क्या पता चल रहा है, 10 अमेंडमेंट्स टुक प्लेस बिटवीन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 3 years बिटवीन 1974 एंड 1976। सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर 1974 से 1976 में क्या हुआ, हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा 10 अमेंडमेंट्स आ गए, विच इज अगेन अ बिग नंबर फॉर जस्ट 3 years, ठीक है। फिर क्या हुआ, 2001 से लेके 2003 में हम देखते हैं कि फिर से 10 अमेंडमेंट आ जाते हैं। तो इस टाइप का हमें एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि कभी कभी बीच बीच में अचानक से बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। एक तो हमारे हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम पीरियड था जब बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए, जब कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा डोमिनेशन में चल रही थी, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर हाँ इस पॉइंट से आपको ये समझना है कि कई बार अमेंडमेंट्स इसीलिए आते हैं क्योंकि पॉलिटिकली कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होती है, ठीक है। तो ये एक और ग्राफ दे रखा है, हमने डिस्कस तो कर ही लिया है, इन डिटेल आप लोग इसे देख सकते हो, आपकी बुक में भी दे रखा है, ठीक है। तो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें तो एक टाइम ऐसा था जब कांग्रेस पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में थी, ठीक है। तो लोकसभा में कुछ 352 सीट्स कांग्रेस की ही थी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हम तो कांग्रेस पार्टी जब मेजॉरिटी में थी, कांग्रेस पार्टी ने उसका खूब फायदा उठाया, बहुत सारे अमेंडमेंट्स लेके आए वो, ठीक है। 2001 और 2003 के बीच में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, उसके पीछे क्या कारण है, इस ईयर के अंदर कोएलिशन पार्टीज बहुत ज्यादा बनी। कोएलिशन मतलब मान लो 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हें लग रहा है अकेले अकेले इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इन 2 पॉलिटिकल रीजंस के वजह से हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है वो बार बार अमेंड हुआ, ठीक है। तो कई बार पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं अमेंडमेंट्स के पीछे।
देयर इज ऑलवेज अ क्रिटिसिज्म अबाउट द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स, ठीक है। जब भी हम लोग अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, कहीं ना कहीं लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करते ही हैं, गलतियां निकालते ही हैं कि ऐसा कैसा संविधान है जिसको तुम लोग बदलते ही जा रहे हो, अमेंड करते जा रहे हो। एंड मतलब इसे हम ज्यादा डिफेंड भी नहीं कर सकते, हमें दिख रहा है कि हाँ इट इज अ ह्यूज नंबर, ठीक है। सो अगेन दिस ब्रिंग्स अप फ्यू क्वेश्चंस इन आवर माइंड। ये सब डेटा सुनने के बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में कि हमारा जो संविधान है हम इसे बार बार क्यों बदल रहे हैं। क्या इसका कारण ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनएडिक्वेट है? क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग बेकार संविधान बना के गए थे, क्या इसीलिए हम बार बार अमेंड कर रहे हैं? या क्या हमारा संविधान टू फ्लेक्सिबल है? अभी फालतू में स्पेशल मेजोरिटी वगैरह पढ़ा है ना, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना इतना आसान है कि लोग बस बदले ही जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? ये दो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ रहे हैं, है ना। तो अभी हम जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके बारे में थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण रहा होगा कि इन लोगों को संविधान बदलने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो हम लोग जितने अमेंडमेंट्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं सो फार उनको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ठीक है। जो पहला ग्रुप है, ठीक है, पहला टाइप ऑफ अमेंडमेंट है, उस टाइप के अमेंडमेंट में क्या है, हम लोग टेक्निकल चेंजेस लेकर आए, ठीक है। हमने इतने माइनर चेंजेस करे अमेंडमेंट में अमेंडमेंट से कि उन माइनर चेंजेस से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। लीगल सेंस में थोड़े बहुत चेंजेस आए पर उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ, ठीक है। जैसे हमने बीच में क्या करा, जो हाई कोर्ट जजेस थे उनकी रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी, ठीक है। उनके रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी, पहले 60 थी, फिर हमने 15th अमेंडमेंट करा और वो 62 हो गई। तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि हमने अमेंडमेंट कर दिया, पर मतलब इतना कुछ खास हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आया, है ना। लीगल सेंस में थोड़ा बहुत चेंज आया, है ना। और फिर हमने क्या करा, हम एक और अमेंडमेंट लेकर आए, ठीक है। 55th अमेंडमेंट था ये हमारा। इसमें हमने क्या करा, हमने कुछ लोगों की सैलरी थोड़ी ऊपर नीचे कर दी, ठीक है। टाइम बदल रहा है, सैलरी भी लोगों की बदलनी चाहिए गवर्नमेंट में। तो हमने कुछ लोगों की, जैसे हमारे हाई कोर्ट जजेस हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, इन सब के सैलरी को हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो कहने को इंटरनेशनली क्या लग रहा है कि इंडिया तो संविधान बदल रहा है ना, पर हम लोग टेक्निकल सेंस में ऐसा कुछ कर नहीं रहे, बस सैलरी ऊपर नीचे कर रहे थे। तो एक टाइप का अमेंडमेंट ये होता है जिसमें हम देखते हैं ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आते। इसमें आप वो एग्जाम्पल भी ले सकते हो, मैंने आपको रिजर्वेशन का समझाया था ना कि हर 10 साल के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर से अमेंडमेंट लाके कहते हैं कि अभी रिजर्वेशन हटाने का टाइम नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास बदलाव आ नहीं रहा, रिजर्वेशन तब भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। तो ऐसे चेंजेस जो हमारे ऑनगोइंग पॉलिटिकल सिस्टम को ज्यादा इफेक्ट नहीं करते, ठीक है, वो भी कई बार हम लोग अमेंडमेंट में गिन लेते हैं, ठीक है। चलो, तो इस टाइप से, जैसे अगर हम रिजर्वेशन की बात करें, रिजर्वेशन के चक्कर में ही कुछ अराउंड 5 अमेंडमेंट्स हम लोग कर चुके हैं, 5 से ज्यादा ही हो गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे अमेंडमेंट्स ऐसे कर चुके हैं विच आर जस्ट टेक्निकल अमेंडमेंट्स। डू यू रिमेंबर द डिस्कशन अबाउट द रोल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ऐसे ही हमने प्रेसिडेंट के रोल के ऊपर भी बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स करें, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले ना हम लोग अज्यूम करके चलते थे कि प्रेसिडेंट को क्या करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को मानना है, ठीक है। ये मतलब ऐसे ही सिस्टम चलता था। प्रेसिडेंट क्या करते थे, ज्यादा अपनी नहीं चलाते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस मानकर चलते थे, सिस्टम ऐसा ही था। पर हमें लगा कि ये चीज क्लियरली संविधान में तो कहीं लिखी ही नहीं है, तो हमने क्या करा, हम एक अमेंडमेंट लेकर आए और हमने उस अमेंडमेंट में क्लियरली लिख दिया कि प्रेसिडेंट को क्या करना है, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही एडवाइस माननी है, वो अपनी ज्यादा नहीं चला सकते। तो ये अमेंडमेंट भी टेक्निकल अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। ये अमेंडमेंट लाने से हमने कुछ उखाड़ नहीं दिया, पहले भी सिस्टम वैसा ही चल रहा था, ठीक है। तो कुछ नहीं, काफी अमेंडमेंट्स तो इंडिया में ऐसे हैं जिनसे कोई बदलाव आया ही नहीं है। द अमेंडमेंट वॉज ओनली बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। इस अमेंडमेंट से क्या हुआ, सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही बदल गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक और टाइप का अमेंडमेंट होता है जिसे हम कहते हैं डिफरिंग इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अ नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट ऑफ द डे। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है, हम संविधान को समझ कैसे रहें। तो जैसे मान लो मैं आपको कोई एक सेंटेंस बता रही हूँ, हो सकता है एक बच्चा उस सेंटेंस का कोई और मतलब निकाले, दूसरा बच्चा उस सेंटेंस का कोई और मतलब निकाले। तो कई बार ऐसा होता है कि संविधान में कुछ लिखा हुआ होता है, जुडिशरी के लोग, जजेस उसका कोई और मतलब निकालते हैं और गवर्नमेंट के लोग उसका कुछ और मतलब निकालते हैं।
ठीक है, तो मतलब पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में एक क्लैश हो जाता है। ठीक है, तो जब ये क्लैश चलता है ना, तो पार्लियामेंट के लोग क्या करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ऊपर रखने के लिए झट से वो संविधान को बदल कर, अमेंड कर क्लियरली अपने पॉइंट को सामने रख देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के अमेंडमेंट क्यों होते हैं? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के वजह से। ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं, हम अपने इंटरप्रिटेशन को थोड़ा और बेटर बनाते हैं। ठीक है, ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि पार्लियामेंट और जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन मैच नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं, संविधान को बदल देते हैं। 1970 और 1975 के बीच में ऐसा बहुत बार पार्लियामेंट में हुआ है। ठीक है, अभी मैं इन डिटेल नहीं जा रही इस टाइम पे क्या हुआ था। आपका एक चैप्टर है जुडिशरी, ठीक है, वहां पे आप लोग थोड़ा और इन डिटेल समझोगे इन सारी चीजों को। कई बार जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स को भी थोड़ा और इन डिटेल समझाने के लिए हम लोग अमेंडमेंट ले आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी चलती हैं। ओके, चलो, इट मे बी केप्ट इन माइंड दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी पॉलिटिकल इवेंट्स वर अनफोल्डिंग। ठीक है, 1970 से 1975 के बीच में पॉलिटिकल सिचुएशन भी थोड़ी अजीब सी थी, पर अगेन आप लोग उसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, हिस्ट्री के भी हम लोगों ने काफी चैप्टर्स को कवर कर लिया है। क्लास 12th में भी आपको इस टाइम पीरियड के बारे में इन डिटेल बताया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अमेंडमेंट थ्रू पॉलिटिकल कंसेंसस। ठीक है, अभी तक हमने दो टाइप के अमेंडमेंट देख लिए। एक अमेंडमेंट ऐसा जिसका ज्यादा कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, हमने जैसे रिटायरमेंट की एज 60 से 62 कर दी या सैलरी बढ़ा दी। एक अमेंडमेंट ऐसा जिसमें पार्लियामेंट और जुडिशरी की नहीं बन रही, तो पार्लियामेंट ने अपने बात को ऊपर रखने के लिए अमेंडमेंट कर दिया। ठीक है, तीसरा टाइप का अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट थ्रू पॉलिटिकल कंसेंसस। इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, amendments that have been made as a result of consensus among the political parties। ठीक है, तो कुछ ऐसे amendments हैं जिन्हें पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने साथ में मिलकर डिस्कस करके, एग्री करके पास करा है। ठीक है, तो 1984 के बाद जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो इसी टाइम के हुए हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे। इस टाइम के अराउंड पॉलिटिकली इंडिया बहुत इंस्टेबल सा चल रहा था। हम लोग एंटी डिफेक्शन लेकर आए थे अपने अमेंडमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम पे पता है क्या होता था, जैसे मान लो एक मेंबर है बीजेपी का, ठीक है, और वो बीजेपी में अच्छे से काम कर रहा है, और कोई और पॉलिटिकल पार्टी आई, कांग्रेस के लोग आए और उन्होंने उस मेंबर से कहा कि हम तुम्हें ज्यादा पैसे देंगे, तुम मेरी पार्टी में आ जाओ। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एक दूसरे के मेंबर्स को खरीदने के कोशिश में लगे रहते थे, और मेंबर्स भी मनी मोटिवेटेड ज्यादा चलते थे। तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठे और इन्होंने डिसाइड करा कि हम एक काम करते हैं, हम एक एंटी डिफेक्शन के ऊपर लॉ ले आते हैं कि इतना आसान नहीं होना चाहिए किसी मेंबर के लिए पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना पैसों के चक्कर में। ठीक है, तो हमने क्या करा, हम 52nd अमेंडमेंट लेकर आए और हमने कह दिया कि अब से ऐसे डिफेक्शन करना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने कंसेंसस के साथ, एग्रीमेंट के साथ ये लोग बदलाव लेकर आए। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ अमेंडमेंट लाने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत पहले इंडिया में डिस्कस कर लिया था कि मिनिमम एज ऑफ वोटिंग 18 होनी चाहिए। पहले 21 थी, हमें लगा 21 सही नहीं है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा 21 हटाओ, 18 डालते हैं, और इसके चलते हम लोग क्या लेकर आए, 73rd और 74th अमेंडमेंट लेकर आए। ठीक है, इसी टाइम के अराउंड हमने जॉब रिजर्वेशन, ठीक है, एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे हम लोग अमेंडमेंट्स लेकर आए थे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स जिसके साथ सारे लोग एग्री करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एग्री करते हैं, उस टाइप के भी अमेंडमेंट्स हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स। अक्सर जब संविधान में कोई बदलाव आता है तो लोग इतना मतलब पॉजिटिवली नहीं देखते उसे। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स के बारे में बात करते हैं जिनकी वजह से कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा हुई हैं। ठीक है, तो 1970 से लेकर 1980s के बीच में जो भी अमेंडमेंट्स हुए थे, दे वर वेरी कंट्रोवर्शियल। ठीक है, इस टाइम पे क्या था, जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग थे वो क्लियरली बोलते रहते थे कि नहीं, संविधान बदलना सही नहीं होगा, पर उनकी ज्यादा चलती नहीं थी। ठीक है, पर्टिकुलरली हमारे संविधान में 38, 39 एंड 42nd जो अमेंडमेंट हुए हैं, ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये अमेंडमेंट चल रहे थे तब कांग्रेस पावर में थी। ठीक है, और हमारे कंट्री के अलग अलग एरियाज में इमरजेंसी डिक्लेयर हो रखी थी जून 1975 से, और बहुत सारे लीडर्स जेल में थे जब ये संविधान हमारा एडिट हो रहा था।
42nd अमेंडमेंट को तो पर्टिकुलरली ऐसा कहा जाता है कि 42nd अमेंडमेंट वॉज एक कोशिश थी कांग्रेस की एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, मतलब संविधान को पूरा ही अपने हिसाब से बदल देने की कोशिश थी। और 42nd अमेंडमेंट में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा बदल जाता है, और उसी के चलते बहुत ही फेमस केस होता है जिसके बारे में हमने पढ़ रखा है सुप्रीम कोर्ट में, केशवानंदा केस। एंड केशवानंदा केस में क्या होता है, क्लियरली बोल दिया जाता है कि आपको संविधान बदलना है तो बदलो, पर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट में ऐसा क्या था, 42nd अमेंडमेंट में जुडिशरी की पावर को बहुत कम कर दिया गया था। ठीक है, तो अगर जज या कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किसी मिनिस्टर के पावर को कम करने की कोशिश करे तो हो ही नहीं पाता था, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में जुडिशरी को चुप करा दिया गया था। काफी लोगों का मानना है कि 42nd अमेंडमेंट एक कोशिश थी कांग्रेस की ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की। ठीक है, इनफैक्ट 42nd अमेंडमेंट में इतने चेंजेस हुए थे कि इन्होंने प्रियम्बल को तक नहीं छोड़ा। प्रियम्बल थोड़ी, मतलब प्रियम्बल तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स जैसा एक पेज है, इंट्रोडक्टरी पेज है, तो प्रियम्बल में तक इन लोगों ने चेंजेस ये लोग ले आए थे। एंड लाइक आई सेड, बहुत सारे एमपीज जेल में थे जिस टाइम पे ये लोग अमेंडमेंट कर रहे थे। ठीक है, अब इसके चलते क्या होता है, अब जनता को तो ये सब दिख रहा है ना कि कांग्रेस जो कर रही है वो गलत है। तो 1977 में जब फिर से इलेक्शन होते हैं, इस बार कांग्रेस हार जाती है क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं अमेंडमेंट से, इमरजेंसी से। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, इस बार कांग्रेस को हरा देते हैं। जो नई गवर्नमेंट आती है उनको पता था कि कांग्रेस ने कुछ ज्यादा ही गलत तरीके से अमेंड कर दिया है, तो जो नई गवर्नमेंट आती है वो क्या करती है, वो 43rd और 44th अमेंडमेंट लाकर कांग्रेस के द्वारा किए गए चेंजेस को फिर से ओरिजिनल सिचुएशन में पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस के लोग आए, उन्होंने 42nd अमेंडमेंट करा, बहुत सारी चेंजेस करें हमारे संविधान में। उसके बाद हमने उन्हें इलेक्शन में हरा दिया। नई पार्टी आई, उन्होंने 43rd और 44th अमेंडमेंट करा और हमारे संविधान को ओरिजिनल स्टेट में पहुंचा दिया। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर एंड कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ, हम इसे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो केशवानंदा भारती केस के बारे में समझते हैं कि केशवानंदा भारती केस में क्या कहा गया। ठीक है, तो पॉइंट 1, पार्लियामेंट के पावर्स को थोड़ा लिमिट कर दिया गया कि ऐसा नहीं पार्लियामेंट के लोग अपने हिसाब से कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो केशवानंदा भारती केस में पार्लियामेंट के पावर को लिमिट कर दिया गया और कहा गया कि आप कुछ चीजों को ही अमेंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इट अलाउज पार्लियामेंट टू अमेंड एनी एंड ऑल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन के अंदर पार्लियामेंट के लोग कोई भी चेंज ला सकते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत पावर्स भी दे दी पार्लियामेंट को। नेक्स्ट, केशवानंदा भारती केस में इन्होंने कहा कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते, है ना, पर ये कौन डिसाइड करेगा कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जुडिशरी डिसाइड करेगी। तो केशवानंदा भारती केस में क्लियरली कह दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो पता लगाना, वो जुडिशरी का काम है। ठीक है, 1973 की बात है ये। ठीक है, 1973 के बाद जब केशवानंदा पूरा केस हो गया, उसके बाद हम लोगों ने केशवानंदा केस के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर का थियोरी या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है इसे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो थियोरी है, इट इज इटसेल्फ एन एग्जाम्पल कि हमारा संविधान क्या है, ये एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम कुछ हद तक चेंजेस ला सकते हैं, कुछ हद तक जुडिशरी के पास पावर्स हैं। ठीक है, कुछ हद तक पार्लियामेंट के पास भी पावर्स हैं। ठीक है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है, ठीक है, आप इसके बारे में इन डिटेल पढ़ोगे, पर क्योंकि अभी ये वर्ड यूज हो रहा है तो मैं अभी आपको समझा देती हूँ। जैसे लिविंग थिंग्स होती है ना, लिविंग थिंग्स के साथ क्या होता है, दे चेंज विद टाइम, दे अडेप्ट विद टाइम, है ना। आप लोगों ने प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ पढ़ा, उनके पास अडेप्टेशंस भी होती हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी होता है। टाइम के साथ अपना कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हो रहा है, अडेप्ट हो रहा है, बेटर बन रहा है, ग्रो कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह देखते हैं। ठीक है, सिंस 1973 कोर्ट हैज इन मेनी केसेस एलैबोरेटेड अपॉन दिस थियोरी। 1973 के बाद बार बार कोर्ट्स में केशवानंदा भारती केस के बारे में बोला जाता है और हम लोग एलैबोरेट करते रहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ्लेक्सिबल है, क्या रिजिड है और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है,
There are many other examples of how judicial interpretation changed the understanding of constitution. बहुत सारे ऐसे examples हैं जहां judiciary ने हमें समझाया कि constitution का interpretation कैसे करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हमारे संविधान में कहा जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, तो उसे अच्छे से इंटरप्रेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशंस देना स्टार्ट करा, है ना। एंड उसमें भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा कि जो लोग एक पर्टिकुलर सेक्ट को बिलोंग करते हैं एक ग्रुप के अंदर, उनको थोड़े से ही बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल है कि जुडिशरी ने क्या करा है, जुडिशरी ने अपने इंटरप्रिटेटिंग पावर्स को यूज करके हमें समझाया है कि संविधान का असली मतलब क्या है। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। इसका थोड़ा बहुत हिस्सा मैंने अभी आपको चैप्टर के बीच में ही समझा दिया, ठीक है। तो इस टॉपिक में आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं हम लोग। हम इसलिए कहते हैं कि ऑलमोस्ट लाइक अ लिविंग बीइंग दिस डॉक्यूमेंट्स कीप रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। जैसे लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड करते हैं ना, दे रिस्पॉन्ड टू चेंज, जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें रिस्पॉन्ड करना आता है, वैसे ही हमारा जो संविधान है वो भी रिस्पॉन्ड करता है। अगर आसपास चीजें बदल रही हैं तो हम अपने संविधान को भी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ लिविंग बीइंग, ठीक है। इवन आफ्टर सो मेनी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू वर्क इफेक्टिवली, ठीक है। तो हमारे इंडिया में लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बट डिस्पाइट दैट हमें याद रखना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतने चेंजेस के बाद भी बहुत इफेक्टिवली फंक्शन कर रहा है। और यही हॉलमार्क है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का यही हॉलमार्क है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर्वाइव कर रहा है एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। A constitution which protects democracy and yet allows for evolution of new practices becomes not only durable but also the object of respect from the citizen। कह रहे हैं कि एक ऐसा संविधान जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करे, जो टाइम के साथ इवॉल्व करे, ठीक है, वो ड्यूरेबल कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही, समय तक, बहुत लंबे समय तक चलेगा, और साथ ही साथ लोग भी उस संविधान को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हैज आवर कॉन्स्टिट्यूशन बीन एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी। क्या हमारा जो संविधान है, क्या वो एक ऐसा संविधान रहा है जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर पाया है? अगर हम लास्ट 55 इयर्स की बात करें, ठीक है, तो नो डाउट हमारे कंट्रीज में क्रिटिकल सिचुएशंस आती जाती रहती हैं, बट ओवरऑल हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी डेवलप हो रहा है, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। तो हमने अपने चैप्टर में ब्रीफली कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को भी डिस्कस करा, जैसे जो मिनी अमेंडमेंट था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है। नो डाउट बीच बीच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज आ जाते हैं, लीगल इश्यूज आ जाते हैं, बट इन जनरल हमारा संविधान एक ऐसा संविधान रहा है जो बहुत लंबे टाइम तक चला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसा भी कभी नहीं हुआ हमारे संविधान के साथ कि पूरे कंट्री ने साथ में मिलकर संविधान को हटाने की कोशिश करी हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल एन एग्जाम्पल कि हमारा जो Constitution है, it is doing very well. Democracy is also about developing institutions and working through these institutions, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में दो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। एक तो जब हम डेमोक्रेसी वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि सबके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए, सबके पास हक होने चाहिए, ठीक है। और क्या आ जाता है डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी में ये भी आ जाता है कि हम इंस्टीट्यूशंस को डेवलप कर पाएं और हमारे इंस्टीट्यूशंस अच्छे से काम करें, है ना। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना यही डेमोक्रेसी का काम होता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे संविधान को इतने अच्छे से मेंटेन करने में, ठीक है। चलो, तो जब भी कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स आते हैं तो क्या होता है, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में एक क्लैश आ जाता है। पार्लियामेंट के लोग कुछ और कह रहे होते हैं, जुडिशरी के लोग कुछ और कह रहे होते हैं। तो ऐसे में जुडिशरी के हाथ में क्या पावर्स होती हैं वो जरा समझते हैं, ठीक है। जुडिशरी का काम होता है हर बार इंसिस्ट करना, हर बार एम्फसाइज करना, पार्लियामेंट को बताना कि आप अमेंडमेंट तो कर सकते हो, पर अमेंडमेंट ऐसा करो कि वो हमारे संविधान के सारे प्रोविजंस को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि आप कोई भी अमेंडमेंट ला रहे हो, ठीक है। तो जुडिशरी का मेन काम होता है ये देखना कि पार्लियामेंट के लोग जो अमेंडमेंट ला रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं, ठीक है।
डेमोक्रेसी इज एज मच अबाउट चेक्स ऑन आर्बिटरी यूज ऑफ पावर एज इट इज अबाउट वेल बीइंग ऑफ द पीपल। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में लोगों का भला तो करना ही है, पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन सही से काम कर रही है या नहीं कर रही वो चेक करना भी जरूरी हो जाता है। ये काम हमारे जुडिशरी का होता है। अब जुडिशरी का जो बहुत ही फेमस केशवानंदा केस है, ठीक है, केशवानंदा भारती केस में क्या करा, जुडिशरी ने अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया बेसिक स्ट्रक्चर के। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में संविधान में कहीं लिखा नहीं है, पर संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी ने खुद एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसको हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल है कि जुडिशरी पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के सिस्टम में इंटरफेयर करके कह सकती है कि तुम अमेंडमेंट करो, पर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स को फॉलो करते हुए। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रीन है, इट इज एन एग्जाम्पल कि जुडिशरी अपने पास पावर्स ला सकती है। ठीक है, द कोर्ट केम टू द कंक्लूजन दैट इन रीडिंग अ टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट वी मस्ट रिस्पेक्ट द इंटेंट बिहाइंड द डॉक्यूमेंट। ठीक है, जुडिशरी के लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि जब भी आप संविधान की कोई लाइन पढ़ो तो मतलब ऐसा नहीं कि आप बस उसे लिटरल सेंस में लेते जा रहे हो, आपको इस तरीके से समझना है कि जब वो चीज लिखी जा रही थी तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का इंटेंट क्या था। ठीक है, एक होता है कि आप लिटरल सेंस से सेंटेंस को रटे जा रहे हो, और दूसरा होता है कि आप उसे दिल से समझ रहे हो कि जब ये सेंटेंस संविधान में डाला जा रहा था तो उसके पीछे इंटेंशन क्या था। ठीक है, और इसी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन हमारे जुडिशरी ने बनाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है इन सारी चीजों में। ठीक है, तो 1967 और 1973 में जब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स चल रहे थे, ठीक है, तो इस टाइम पे हमें समझ आया कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिस्टर्स, इन लोगों के बीच में एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए, तभी सिस्टम में स्टेबिलिटी आ सकती है। ठीक है, केशवानंदा भारती केस में हमने ये तो समझ लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को कोई छेड़ेगा नहीं और जुडिशरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि एग्जीक्यूटिव्स और पार्लियामेंट के बीच में भी एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। ठीक है, चलो, even 3 decades after the ruling in the Keshwananda case, the ruling has dominated our interpretation of constitution. Political parties, leaders, government and parliament accepted the idea of inviolable basic structure. ठीक है, तो अगर आप अमेंडमेंट्स को या फिर पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हो तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो पार्लियामेंट के लोग हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर के आइडिया को एक्सेप्ट करें। ठीक है, even when there was talk about review of the constitution, that exercise could not cross the limit set by the theory of basic structure. जब भी हम लोग ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करो, तब भी हम ये नहीं कहते कि बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूशन को के प्रिंसिपल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, इस लास्ट पैराग्राफ को और मैं समझा देती हूँ। इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उन सबके अंदर एक विजन होता है, एक होप होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फॉलो करना है, इंडिया में किस तरीके से डेवलपमेंट लाना है। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन दिस विजन हैज रिमेन्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी इवन आफ्टर हाफ ए सेंचुरी। बहुत लंबा टाइम हो गया है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब भी लिखा हुआ है कि लोगों की होप्स क्या है, लोगों का विजन क्या है, एंड इसीलिए आज के टाइम पर भी लोग हमारे संविधान को एक सक्सेसफुल संविधान मानते हैं एंड दे रिस्पेक्ट द बेसिक वैल्यूज जो कि हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। सो आई एम श्योर इसके बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह है। हम कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, पर पूरी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा चैप्टर चाहिए वो भी आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मैं कन्फेटी लाना भूल गई, बट पैट योर बैग्स, इतने लंबे चैप्टर को आप लोगों ने इन डिटेल समझ लिया है, दैट इज ग्रेट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको और कोई दिक्कत हो, यू कैन ऑल्सो रीच आउट ऑन इंस्टाग्राम। चलो बच्चों, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।